बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक एक केस की समाअत हुई। इस मुकदमे की समाअत के दौरान जज साहबान की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो इंतहाई मीनिंगफुल थे, इंतहाई मानी खेज से। जैसे ऐसे लगा कि नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत देने के दौरान जो कुछ हुआ और नवाज शरीफ को ज़मानत के फैसले के बाद जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया, वो तमाम बातें आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के ज़हनों में नक्श हैं। तो आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे मोटरवे पर एक और खातून के साथ जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया, ज़्यादती के इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इसकी तफ़सीलात आपको बताएंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे एक और मुकदमे की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नैब पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। अदालत का यह कहना था कि अगर नैब को अंग्रेज़ी में लिखे फ़ैसले समझ नहीं आते तो क्या अब अदालतों को उर्दू में फ़ैसले लिखवाना पड़ेंगे। तो ये आज की हमारी तीन खबरें जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की है। 8 रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का ये मामला है जिस पर नैब की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। फारूक एच नाइक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अलील हैं, हस्पताल में दाखिल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिल का आर्जा लाहक है और दिल की बीमारियों के साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को शुगर समेत दीगर जो पेचीदा बीमारियां हैं उन बीमारियों में भी आसिफ अली जरदारी मुब्तला हैं। फारूक एच नाइक ने अदालत से ये कहा कि इससे पहले भी दो नैब केसेस में मेडिकल ग्राउंड पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को ज़मानत पर रिहा किया था। इस मुकदमे में भी आसिफ अली जरदारी की सेहत का जायज़ा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर मुनासिब फैसला किया जाए। जब ये दलाइल दिए गए फारूक एच नाइक की जानिब से तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नैब के वकला को मुखातिब किया और उनकी जानिब से जो मानी खेज रिमार्क्स दिए गए वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर कर लेता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस मुकदमे में मेडिकल ग्राउंड पर ही ज़मानत जो है वो अदालत से मांगी जा रही है। नैब हमें ये बता दे कि इस मुकदमे में नैब किस किस्म का मेडिकल बोर्ड जो है वो बनवाना चाहता है, क्योंकि अगर मेडिकल बोर्ड बनवा दिया जाए, मेडिकल बोर्ड के बाद अगर ज़मानत हो जाती है तो फिर बाद में ये ना हो कि वो पहले वाली बातें हों जो इससे पहले हो चुकी हैं। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इशारा किस तरफ था आप नाज़रीन बखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये कहना था कि औरतों का जो डॉक्टर है वो दिल की बीमारियों को नहीं देख सकता, बीमारियों से मुतल्लिक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। नैब की जानिब से जज साहबान के इन रिमार्क्स पर यह बताया गया कि अगर कराची के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल अगर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए तो नैब को इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके बाद अदालत की जानिब से NICVD जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर डॉक्टर नदीम को हुक्म दिया गया है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत का जायज़ा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए और मेडिकल बोर्ड में ज़ियाउद्दीन जो हॉस्पिटल है उसका एक डॉक्टर भी इस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए और 28 जनवरी तक आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर पेश की जाए। तो अदालत की जानिब से लग ये रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ को ज़मानत मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत देने के बाद जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाया गया है, लग ये रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुकदमे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत देने से पहले इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए है कि इससे पहले जो कुछ हुआ इस मुकदमे में अगर आसिफ अली जरदारी की मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत मंजूर की जाती है तो माजी में जो कुछ हुआ इस मुकदमे में वो नहीं होना चाहिए। तो इंतहाई मोहतात रवैया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मुकदमे में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला करने के हवाले से। दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। चंद रोज़ पहले एक वीडियो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि कर्क वाक़ये के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था उस मुकदमे की समाअत के दौरान एक साइमन प्यारे नामी हमारे ईसाई भाई की जानिब से अदालत को ये बताया गया था कि 29 दिसंबर को एक और ख़ातून के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया, लेकिन ज़्यादती के इस वाक़ये को किसी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं किया गया और पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा।
عدالت کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا تھا اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس واقعے کے حوالے سے آئندہ سماعت پر مفصل رپورٹ پیش کی جائے۔ تو عدالت کے نوٹس لینے کے بعد پیش رفت رپورٹ یہ ہے کہ پولیس نے زیادتی کے اس واقعے میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تینوں ملزمان کی جانب سے 18 سالہ لڑکی کے ساتھ 18 سالہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا اعتراف بھی کر لیا گیا ہے۔ شیخو پورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ملزمان کو پولیس نے فیصل آباد کے علاقے سمندری سے گرفتار کیا ہے۔ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے سے پہلے 300 مشکوک افراد کو حراست میں لیا، ان سے تحقیقات کی اور تحقیقات کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس ان 3 ملزمان تک پہنچی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ تینوں ملزمان جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تینوں ملزمان آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ پہلے ملزمان کا جو بیان سامنے آیا ہے، جنید نامی یہ ملزم ہے، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، بلکہ ایک چیز اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو شخص عدالت میں پیش ہوئے تھے سائمن پیارے کے نام سے، اس کی جانب سے الزام تو یہ لگایا گیا تھا کہ موٹر وے پر خاتون کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا، لیکن اب جو حقائق سامنے آئے ہیں یہ موٹر وے نہیں تھی بلکہ موٹر وے کے ساتھ ایک لنک روڈ تھی، وہاں پر اس لڑکی کے ساتھ 18 سالہ لڑکی کے ساتھ جو کہ ایک نئی نویلی دلہن تھی، اس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا۔ ایک ملزم جنید کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم نے رکشے سے اتارا اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جو دیگر افراد تھے انہیں رسیوں کے ساتھ ہم نے باندھ دیا، اور جب اس لڑکی کو قریب پاس جو ہے وہ جھاڑیوں میں لے گئے تو لڑکی نے جو ہے وہ لڑکی سے ہم نے سوال پوچھا لڑکی سے کہ تمہارا موڈ کیا ہے۔ تمہارے سوال پر لڑکے نے یہ کہا کہ اگر میں آپ لوگوں کی بات مان لوں تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تو ملزم جنید نے بتایا کہ اس لڑکی نے ہماری بات مانی، ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور زیادتی کرنے کے بعد ہم نے اس لڑکی کو وہاں سے چھوڑ دیا اور ہم نے جو ڈکیتی کرنی تھی، جو واردات کرنی تھی، اس واردات کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ دوسرے ملزم کا یہ بیان سامنے آیا کہ بلکہ یہ بھی بتایا گیا پہلے ملزم کی جانب سے کہ اگر لڑکی مزاحمت کرتی، کیونکہ اس کی جانب سے مزاحمت نہیں کی گئی تو اس وجہ سے ہم نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، اگر وہ مزاحمت کرتی تو شاید ہم اسے زیادتی کا نشانہ نہ بناتے۔ دوسرے ملزم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم تو گئے تو ڈکیتی کی نیت کے ساتھ سے، لیکن جب ہم نے لڑکی کو دیکھا بڑی فیشن میں تھی، اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، تو ہماری نیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی تو ہم نے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔ تیسرے ملزم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ میں نے زیادتی نہیں کی بلکہ دیگر جو میرے 2 بھائی تھے انہیں بھی میں نے روکا کہ آپ زیادتی نہ کریں، لیکن ان دونوں بھائیوں کی جانب سے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ، پروفیشنل اپروچ کے ساتھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور تینوں ملزمان کی جانب سے خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ زیادتی کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم موٹر وے پر زیادتی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو ستمبر میں ایک لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا، ان ملزمان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی جانب سے جو پرفارمنس تھی آج اس کا انہیں صلہ دیا گیا ہے۔ 25 لاکھ روپے کا چیک آئی جی پنجاب انعام غنی کی جانب سے 40 پولیس افسران اور اہلکاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے آئی جی پنجاب انعام غنی کی جانب سے کہ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس تھا، لیکن اس ٹیسٹ کیس میں ہم کامیاب ہوئے اور اس کامیابی کے تناظر میں ہی جو پولیس اہلکار اس سارے واقعے میں تحقیقات میں بڑے متحرک تھے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کی اس کارکردگی کا انہیں صلہ دیا گیا ہے اور ان میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہاں پر اور 2 چھوٹی چھوٹی خبریں بھی شیئر کر لیتے ہیں کہ بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے، یہ جو براڈ شیٹ کو جرمانے کی مد میں حکومت کی جانب سے 700 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ آج سینٹ میں سینیٹر پرویز رشید کی جانب سے بھی اس معاملے کی تحقیقات کا سوال اٹھایا گیا۔ 700 کروڑ روپے جو براڈ شیٹ کو حکومت پاکستان کی جانب سے قومی خزانے سے ادا کیے گئے، اس پر سوال اٹھایا گئے، لیکن آج جو وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں براڈ شیٹ کے اس معاملے پر جو 700 کروڑ روپے کی رقم حکومت پاکستان کی جانب سے ادا کی گئی ہے، اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور وزارت اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر شبلی فراز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے 4 سے 5 روز میں تحقیقات کرنے کے بعد فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کرے گی۔ اب ہم تیسری خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں رخسانہ بنکش جو کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نیب کی جانب سے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن جو نوٹس بھیجا گیا تھا، کال آف نوٹس رخسانہ بنگش کو،
उसे चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुखसाना बंगश की जानिब से फारूक एच नाइकी आज रुखसाना बंगश की जानिब से अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जो नोटिस नैब की जानिब से रुखसाना बंगश को जारी किया गया, ये नोटिस जो है वो गलत है। रुखसाना बंगश कभी भी ना मुशीर रही हैं, ना वफाकी वजीर रही हैं, किसी भी अवामी ओहदे पर नहीं रही, बल्कि जो सवालनामा नैब की जानिब से रुखसाना बंगश को भेजा गया वो सवालनामा भी फारूक एच नाइक ने अदालत में पेश किया और ये कहा गया कि इस सवालनामे में नैब की जानिब से कोई भी इल्ज़ाम जो है वो रुखसाना बंगश पर नहीं लगाया गया। ये दलाइल देने के बाद जस्टिस आमिर फारूक ने नैब पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत का यह कहना था जस्टिस आमिर फारूक का कि नैब के जो मुकदमात होते हैं वो सियासी बुनियादों पर होते हैं, उन्हें जाकर बता दें जो 26 सालों से इन सारे मामलात को गुजार कर गए हैं। और यहाँ पर इशारा जस्टिस आमिर फारूक का मुझे ये लगता है कि चेयरमैन नैब की तरफ था और उनका ये कहना था, बल्कि उन्होंने नैब के वकला से ये कहा, नैब के प्रोसिक्यूटर से, कि रुखसाना बंगश के खिलाफ कंप्लेंट क्या है वो कंप्लेंट अदालत में पेश की जाए। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर का अदालत को ये बताना था कि कंप्लेंट जो है जो रुखसाना बंगश के खिलाफ नैब में जमा कराई गई थी, दायर की गई थी, वो कंप्लेंट इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है, वो कंप्लेंट अदालत में पेश नहीं की जा सकती। जिस पर अदालत का ये कहना था जस्टिस आमिर फारूक का कि कंप्लेंट किस तरह से एक कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, अदालत के सामने तमाम चीज़ों को पेश करना होता है। रोज़ाना फैसले सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से नैब के खिलाफ आते हैं, लेकिन नैब को फैसलों में लिखी जो अंग्रेज़ी है वो शायद समझ नहीं आती। अदालतों को शायद जो है अपने फैसले अब उर्दू में लिखवाना पड़ेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि नैब के नोटिस में ये जो रुखसाना बंगश से उनकी विरासत के हवाले से पूछा गया कि उन्हें विरासत में कितनी जायदाद मिली है, और उनकी तालीमी असनाद के हवाले से पूछा गया, ये किस किस्म के सवालात हैं। क्या इस मुल्क में किसी बिजनेसमैन को एक ट्रांजैक्शन करने पर इसी तरह से हरासा किया जाएगा? क्या बिजनेसमैन को कोई क्या बिजनेसमैन की जानिब से ट्रांजैक्शन करना जुर्म हो सकता है? फारूक एच नाइक की जानिब से अदालत को यह भी बताया गया कि उमर नामी बिजनेसमैन को इस मुकदमे से जोड़ दिया गया है जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि नैब का दायरा अख्तियार किस तरह से बनता है कि डिक्लेयर अकाउंट के ऊपर वो नोटिस लेके तहकीकात का आगाज़ कर दे। क्यों ना इस मुकदमे में हम स्टेट बैंक को नोटिस जारी करें, उनसे पूछें कि डिक्लेयर्ड अकाउंट पर किस तरह से आमदन से ज़ायद असासाजात का केस जो है वो नैब की जानिब से बनाया जा सकता है। डिक्लेयर अकाउंट में अगर किसी किस्म की मशकूक ट्रांजैक्शन है तो इस पर तो नैब को जो है वो जवाबदेही करनी चाहिए, नैब को अपना FBR को जो है वो जवाबदेही करनी चाहिए, FBR की जानिब से एक्शन होना चाहिए। तो इस मुकदमे में आइंदा समात पर जो डायरेक्टर हैं रावलपिंडी के नैब के, उन्हें तलब किया गया है और अदालत ने इस बात का इजहार भी किया है, इंदिया दिया है कि अगर नैब के डायरेक्टर आइंदा समात पर पेश नहीं होते तो फिर नैब के जो DG हैं, जो मुतलका DG हैं, उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, उन्हें अदालत में तलब किया जाएगा। तो ये आज की हमारी 3 खबरें जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर कर दी। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाते जाते आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कल से, मतलब कल तारीख़ क्या होगी, 13 जनवरी। 13 जनवरी से हमारी पहली वीडियो जो है वो 5 बजे के बाद पब्लिक की जाएगी। दूसरी वीडियो का टाइम अभी हमने डिसाइड नहीं किया, वो भी उस हवाले से कम्युनिटी पेज पर आप नाज़रीन को मैं आगाह कर दूंगा। लेकिन आपके ताउन का, आपकी मोहब्बतों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी आपके इसी ताउन का मैं मुंतज़र रहूँगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।